हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोग के हिंदी से 20 बहुविकल्पीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग के हिंदी गद्य और पद्य से महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं एवं उनकी विधाओं से संबंधित हैं। उसके अलावा हिंदी व्याकरण में आप लोग का जितना हो गया रस छंद अलंकार, उसके अलावा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, परिवाची शब्द, संधि समास, उसके अलावा लकार या फिर धातु रूप से भी इस वीडियो में मैंने सारा का सारा क्वेश्चन लिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूपी बोर्ड का 2023 का पेपर होगा, जी हाँ मेरे दोस्त, जो यूपी बोर्ड का 2023 का पेपर होगा वो न्यू पैटर्न पे होगा और जिसमें आप लोग के हर सब्जेक्ट में 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इस चीज़ को जान लीजिए। इससे रिलेटेड मैंने मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हो उन मॉडल पेपर को। बाकी मैं उन सभी मॉडल पेपर का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए ये क्वेश्चन एक एक कर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा का सारा क्वेश्चन अपने हाथों से खुद टाइप किया हुआ है, बीच बीच कर जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि शेखर एक जीवनी किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ओके, ये प्रश्न है और ऑप्शन है आप लोग का कि जीवनी, आत्मकथा, नाटक या फिर उपन्यास। तो आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि किस मतलब गद्य विधा पे आधारित रचना है शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। किस विधा पे? हिंदी गद्य की उपन्यास विधा पे आधारित रचना है और जिसके लेखक है अज्ञेय जी। जी हाँ मेरे दोस्त, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड प्रश्न है कि हंस, ठीक है, सेकंड क्या प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, जो हंस पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। आप लोग का चार्ट है, ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। आप लोग इसमें से बताओ। आप कमेंट कर मुझसे पहले इसका आंसर बता दो कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो देखो जो हंस पत्रिका थी उसके संपादक हम लोग के जो प्रेमचंद जी थे वो थे। ठीक है, तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पीछे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो कि मैला आंचल के लेखक हैं। ठीक है, जो मैला आंचल है उसके लेखक कौन है। और आप लोग का ऑप्शन देख सकते हो कि धर्मवीर भारती, अमृत राय, फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञेय। आप इन चारों में से बताओ कि मैला आंचल के लेखक कौन है। तो सेम वही इसका जो मैला आंचल है, मैला आंचल के लेखक ये गो ऑप्शन सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। जी हमारे दोस्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और एक इससे ये भी याद रखिएगा कि यह किस विधा की रचना है, क्योंकि कई बार इस प्रकार भी पूछ चुका है कि मैला आंचल किस विधा की रचना है। तो ये भी उपन्यास विधा की रचना है, किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, 4 नंबर। चौथा प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो साफ साफ। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। आज मैंने शायद ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, तो बहुत सारे लड़कों ने सही रिप्लाई दिया, बहुत सारे लड़कों ने गलत रिप्लाई दिया। तो चलिए यहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाता है कि जो कौन सा युग है जिसको हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है भारतेंदु युग। जी हमारे दोस्त, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि भारतेंदु युग को ही हिंदी गद्य का सूर्योदय काल कहा जाता है। ठीक, तो ये चौथा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चौथा जो प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो साफ साफ। पांचवा प्रश्न है कि प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखिए ये प्रश्न थोड़ा लड़कों को समझ में नहीं आता है कि प्रथम ये तार सप्तक काव्य संग्रह का मतलब क्या है। इसमें क्या हुआ था कि मतलब कई कवि मिलकर, ठीक है, और अपनी रचनाओं को एक मतलब एक पुस्तक के रूप में, ठीक है, एक बोल सकते हैं कि मतलब उसको स्थापित कर दिया था और उसको उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, तो वही
जो उसका नाम दिया गया वो तारसप्तक काव्य संग्रह दिया गया। उसमें कई कवि मिलकर मतलब मतलब उसको लॉन्च किए थे। ठीक, लेकिन उसके प्रमुख कौन थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। ठीक, तो प्रथम तारसप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1943 में। और ये भी कभी कभी पूछ देता है किसके द्वारा? तो वही अज्ञेय जी के द्वारा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी के द्वारा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे हम लोग चलते हैं इस साइड में। इस साइड में यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये पांचवा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके, और यहाँ पे कई सारा कथन दिया हुआ है, चार्ट है यहाँ पे कथन दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट कथन है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। ये गलत है भाई। सरस्वती पत्रिका, अभी हमने इधर देखा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे, तो पहला कथन गलत। सेकंड कथन है, आप लोग देख सकते हो कि क्या भूलू किया याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। सही है एकदम, ये सेकंड ऑप्शन आप लोग का सही है, क्योंकि क्या भूलू के याद करूँ हरिवंश राय बच्चन जी की ही आत्मकथा है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो सही हो गया, तो ये दो ऑप्शन नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली गलत होंगे। बाकी हम लोग देख लेते हैं नीचे वाले भी दोनों ऑप्शन की। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं। और ये नीचे आप लोग देख सकते हो घ है इसका कि मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। गलत है भाई, अभी हमने देखा कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ये सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है कि क्या भूलू किया याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ओके, जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की? तो देखो साकेत महाकाव्य सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है 7वां, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि चिंतामणि के लेखक हैं। ओके भाई, पहला ही आप लोग का चैप्टर है मित्रता, उसमें जो लेखक है मित्रता के रामचंद्र शुक्ल, वही लेखक है चिंतामणि के भी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ओके, और इसमें ऑप्शन है बिहारी, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। आप बताओ प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो देखो प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? हरिऔध जी। इनका पूरा नाम अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है एकाएक। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, हरिऔध जी हैं। ये इनका लास्ट में जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय है ना, तो अज्ञेय हम बोल देते हैं लास्ट वाला। इसी तरह इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुझे याद आ गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के रचनाकार है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 9 नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हो कि नाना वाहन नाना वेशा बेहसे शिव समाज निज देखा में कौन सा रस है। बहुत ये मतलब इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत फेमस लाइन है कि नाना वाहन नाना वेशा बेहसे शिव समाज निज देखा। कई बार मैं पीछे भी इसको करा चुका हूँ। तो देखो इसका सबसे पहले तो मतलब ही आप समझ जाओगे ना, तो इसका रस आप पहचान लोगे। इसका मतलब क्या है कि नाना वाहन नाना वेशा बेहसे शिव समाज निज देखा। इसका मतलब ये है कि जैसे शिव जी की जब शादी होने जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखे होंगे शिव जी के मतलब बारात में बहुत प्रकार के लोग, बहुत प्रकार के मतलब राक्षस से लेकर देवता, और मतलब अलग अलग प्रकार के उनके सवारी, जैसे राक्षसों का तो कोई अलग सवारी हो गया, देवताओं का कोई अलग सवारी, मतलब अनेक प्रकार, कोई लूला कोई लंगड़ा मतलब बहुत प्रकार के लोग एक से एक बढ़कर देखने को मिलते हैं। तो लोग उनको देखकर हंसते हैं, लोगों के दिलों में मतलब विनोद का, हंसी का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे सीधे समझिए कि हंसी का भाव मतलब हास्य रस। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन है ये सेकंड वाला, बी वाला की हास्य रस। ठीक है, नाना वाहन नाना वेशा बेहसे शिव समाज निज देखा में हास्य रस है। आप लोग इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में सीधे सब छप सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है 10 नंबर, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि सोरठा के विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होती है। देखो यहाँ पे सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। जैसे देखो आपने देखा होगा, जैसे ये एक लाइन होती है, फिर कामा यहाँ पे, और फिर एक लाइन होती है, फिर कामा एक यहाँ पे लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ इसको फर्स्ट चरण बोलते हैं, इसको सेकेंड चरण बोलते हैं, इसको थर्ड चरण और इसको फोर्थ चरण बोलते हैं। तो ये जो पहला और तीसरा चरण होता है इसको विषम चरण बोलते हैं, और जो ये दूसरा और चौथा चरण होता है इसको सम चरण बोलते हैं। तो ही यहाँ पे कह रहा है
कि सोरठा के विषम चरण, विषम चरण यानी वही फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पहला और यहाँ पे देखिए तीसरा जो चरण है उसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो देखो जो सोरठा होता है उसके जो विषम चरण होते हैं यानी पहला चरण और तीसरा चरण उसमें मात्राओं की संख्या 11 होती है, ठीक है। और जो सम चरण होता है उसमें मात्राओं की संख्या 13 होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा कि 11, ठीक। अगर वही पूछता कि सम चरण यानी दूसरे और चौथे में, तो ये 13 सही हो जाता। क्लियर है। तो ये इस प्रकार, अगर ये मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि इसके सम चरण में कितने होते हैं और विषम चरण में। सम चरण में आप लोग के 13, सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में, और विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 11, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। देखिए ये आप लोग के ना मतलब बुक का ही एक लाइन है, जो तुलसीदास वाला लेसन है, शायद उसी में ये लाइन आप लोग पढ़ोगे कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। और इसका जो मतलब अगली लाइन है कि विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग, उस लाइन में भी और इस लाइन में भी। ये पहली लाइन कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और इसकी सेकंड जो लाइन है कि विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। हो सकता है ये दोनों लाइन आपको एक ही में मर्ज कर दे दे, या दोनों लाइन अलग अलग आपको दे दे, ठीक है। इन दोनों लाइन में आप लोगों का, ठीक है, दोनों लाइन में ही रूपक आपका अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसको आप लोग सीधे सीधे याद रखिएगा, ठीक। ये हो सकता है ये भी आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे छप जाए। ये सारे के सारे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक एक, आप ऐसे इस वीडियो को आप 15 से 20 मिनट में फिनिश कर लोगे, लेकिन इस वीडियो को समझ जाओ कि मतलब पूरा कंप्लीट बनाने में मुझे कम से कम 3 घंटा लगा है। आप समझ सकते हो 3 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। ओके, तो चलो ये हम लोग का ये 11वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि अपहरण में उपसर्ग है। ओके, जो अपहरण में मतलब उपसर्ग है वो कौन सा है, और 4 ठे ऑप्शन दिया। सबसे पहले तो ये उपसर्ग क्या होता है आप लोग जानते हो कि जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए वाद, जैसे ये शब्द है एक वाद, ठीक है, तो वाद मीन्स बातचीत एक तरह से बोल सकते हैं। अगर इसके आगे हम अप लगा दे, ठीक है, तो देखिए इसका वाद का अर्थ ही चेंज हो गया। अप पूरा ये शब्द क्या हो गया, अपवाद। तो इस शब्द वाद का उपसर्ग आगे लगकर इसका अर्थ चेंज कर दिया, अपवाद पूरा का पूरा। तो इसी अप को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। तो जैसे देखो यहाँ पे अपहरण है, ठीक है, तो अपहरण में देखो अगर अप को हम अलग करते तो हरण एक शब्द बचता है, और हरण में अप शब्द लगकर इसका अर्थ ही परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन है कि अपहरण में उपसर्ग है, तो हरण या अ या अप या इनमें से कोई नहीं। तो आप सही ऑप्शन भाई यही है अप, क्योंकि ये मतलब हरण के पहले लगा है। तो आई होप आपको ये 12वां क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 12वां के बाद 13वां प्रश्न है कि चतुराई। यहाँ पे देखिए शब्द है चतुराई में प्रत्यय है। अब प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करता है। तो जैसे चतुराई है, तो चतुराई में प्रत्यय है। अब आप खुद इसका बताओ कि राई, चतु या आई या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसका ऑप्शन बनाया हुआ है, तो आप बताओ इसका कौन सा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये फर्स्ट ऑप्शन इसका मारे होंगे कि राई ये प्रत्यय है, लेकिन ये गलत है। कैसे? और चतु तो है नहीं भाई, क्योंकि चतु भाई जो आगे ये लगा है वो तो उपसर्ग होता है, ठीक है। तो देखो इसका अगर आप इस चतुराई शब्द को अलग अलग करोगे तो 2 शब्द बनेंगे, चतुर और प्लस आई, ठीक है। चतुर, देखो चतुर और प्लस आई, ओके। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो वो हो जाएगा कि आपका चतुराई। तो जो इसमें प्रत्यय है वो आई है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। देखो यहाँ पे चतुर हो जाएगा, और आ का मंत्र है तो उससे आई हो जाएगा। क्लियर है? तो अंत में आई इसके जुड़ा हुआ है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप ये राई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चतु नहीं, इसका मतलब चतुर और आई, तो आई इसमें उपसर्ग प्रत्यय है एक तरह से, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए
अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला 13वां ये हो गया हम लोग का। उसके बाद 14वां नंबर देख लेते हैं प्रश्न। 14 नंबर है कि शताब्दी में कौन सा समास है। ओके, शताब्दी में कौन सा समास है, इस चीज को हमें बताना है कि शताब्दी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो देखो शताब्दी का सबसे पहले तो मतलब क्या है, इस चीज को आप लोग समझ जाओ कि शताब्दी मीन्स क्या होता है, 100 वर्षों का समय। जैसे दशक होता है तो दशक मीन्स 10 वर्षों का समय। उसी प्रकार जो शताब्दी मतलब शब्द होता है उसका मतलब होता है कि शताब्दी मीन्स 100 वर्षों का समय, और दशक मीन्स 10 वर्षों का समय। तो दशक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मैं ऐसे तरह उदाहरण ले लिया। तो शताब्दी यानी 100 वर्षों का समय। यहाँ पे क्या, ये संख्या का बोध हो रहा है हमें इस शब्द से। तो जिस शब्दों से हमें मतलब संख्या का बोध होता है वहाँ पे सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा कि द्विगु समास होता है। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, द्विगु समास। शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु समास। और इसका एक उल्टा एक तरह से बोल सकते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जैसे जिसके बीच में हाइफन टाइप का लगा होता है, जैसे माता पिता हो गया, और जिसका आप मतलब जैसे समास विग्रह करते हो तो बीच में और आता है, जैसे माता पिता, जैसे ये शब्द है ना हमने लिखा माता और इस हाइफन बीच में और पिता। अब इसका आप समास विग्रह करोगे तो माता और पिता बीच में और आ रहा है, ठीक है। तो बीच में समास विग्रह करने पे और अथवा या आए तो वहां समझ जाना कि वो द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। और जो संख्या का बोध कराए वो द्विगु समास, ठीक। और आपके एग्जाम में इन्हीं दोनों से आपका अधिकांश तो पूछता है, और इन्हीं दोनों से देखना फंस जाएगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक। चलिए ये 14 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद चलो हम लोग 15 नंबर प्रश्न कर लेते हैं इधर ऊपर। यहाँ पे आप लोग 15 नंबर प्रश्न देख सकते हो। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि कुम्हार का तत्सम रूप है। ओके, तत्सम रूप और तद्भव दो मतलब शब्द होते हैं। देखो तद्भव मीन्स, देखो सबसे पहले तो तत्सम बताता हूँ। जैसे तत्सम शुद्ध हिंदी संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या, जो तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध शब्द एक तरह से बोल सकते हैं कि वो होते हैं, और जो तत्सम शब्द होते हैं ना वो मतलब उन्हीं शुद्ध शब्दों से बिगड़े हुए शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इसी में देख लो, जैसे कुम्हार है, ठीक है। तो कुम्हार का तत्सम रूप है, देखिए कुम्हार हो गया या अब इसमें चलो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, पहले ऑप्शन के दिखा देता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। आप बताओ कि कुम्हार का तत्सम रूप क्या है, कुमार है कि कुहार है कि कुम्भकार है कि काष्ठ है, ठीक है। इसको बताओ। देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना वो ये ग वाला होगा। क्यों, क्योंकि देखो जो शुद्ध शब्द होता है ना वो होता है कुंभकार, जो मतलब ये मिट्टी का ये दिया हुआ होता है ना, ये सब बनाते हैं उन्हीं को कुंभकार कहते हैं। और एकदम ये अच्छा यही मतलब शुद्ध शब्द होता है कुंभकार, ठीक है। और हम लोग बिगाड़ कर उसी कुंभकार शब्द को हम लोग कुम्हार बोल देते हैं या कुहार बोल देते हैं। तो ये कुहार या ये कुम्हार ये क्या हो गए, ये तद्भव शब्द हो गए, क्योंकि ये बिगड़े हुए शब्द है। और शुद्ध शब्द जो है वो है कुम्हार, तो ये आप लोग का तत्सम शब्द है। तो हमें ये इस मतलब ये जो कुम्हार शब्द है इसका हमें तत्सम यानी शुद्ध रूप बताना था, तो हो जाएगा कुंभकार। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्न में आग का परिवाची शब्द है। क्या बोल रहा है 16 नंबर के निम्न में आग का परिवाची शब्द है। आग का परिवाची शब्द अग्नि, भाई पहला ही ऑप्शन सही है अग्नि। अब यहाँ आप लोगों ने फर्स्ट देखा और फट से ने मतलब अपने उत्तर पुस्तिका में दिया कि क उत्तर है इसका, वहीं पे आपका गलत हो जाएगा भाई साहब। गलत क्यों होगा, क्योंकि आप देखो अग्नि, जलज, पावक, घ ऑप्शन है कि क तथा ग दोनों। अब ये राइट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि भाई जो अग्नि होती है आग होती है उसका मतलब परिवाची शब्द अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, अनल भी होता है, ठीक है। ये जलज तो आप लोग का कमल का होता है, तो ये नहीं है। तो ये इस प्रकार मतलब ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन को अपने आप में इंक्लूड किया है ये वाला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आप लोग का राइट है 100%, ठीक। तो इसका ये चौथा ऑप्शन सही है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। तो आप लोग केवल एक ऑप्शन देख लिए उसी के हिसाब से मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप पहले सारा ऑप्शन क्लियर कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही फंसाता है ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को, और फिर आप घर आकर बोलोगे अरे यार मैंने ये कैसे गलती कर दी। तो भाई फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न हो गया। 17 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ओके हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हो कि यद्यपि में संधि है। जो यद्यपि है उसमें कौन सी संधि है। देखो अगर आप यद्यपि का मतलब संधि विच्छेद करते हो तो वो होगा यदि प्लस अपि। क्या होगा, यदि प्लस अपि। अंत में क्या आ रहा है, ई
और प्लस अपी यानी अ, ई और अ मिलकर ये और ऐसा ई और अ जो होता है यह किस संधि का गुण है? यह यण संधि का गुण है। बाकी यहाँ पे थोड़ा आपको मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। सीधे-सीधे आप लोग यहाँ यद्यपि में यण संधि है, मैं आपको संधि की एक मतलब पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, एक ही वीडियो में सारी संधि पढ़ा दूँगा, तो उसमें आप लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका यहाँ पे फँसे मतलब सेम टू सेम ये फँसे या ना फँसे कोई दिक्कत नहीं है, आप संधि पूरा पढ़ लोगे ना, उसके बाद कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए, आप छाँट लोगे, पहचान लोगे कि कौन सी संधि है उसमें। तो मैं एक वीडियो स्पेसिफिक मतलब संधि पे लेकर आऊँगा, क्योंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी चलकर आप लोग के लिए। 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा या 12वीं कक्षा के बाद आप ग्रेजुएशन करो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मतलब परीक्षा दो, आप हर जगह मतलब संधि की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको पढ़ा दूँगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। भैया देखो, ये तो आप लोग याद कर लेना, मधु और नदी, ये आप लोग ये मधु देख सकते हो और नीचे आप लोग ये एक नदी देख सकते हो। इनका आप लोग रूप याद कर लेना, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में निश्चित है इनका रूप पूछेगा ही पूछेगा। और रूप में कौन सी मतलब विभक्ति और कौन सा वचन पूछेगा, ये तो भाई गारंटी पूर्वक कोई नहीं बता सकता, कोई भी पूछ सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, तभी पकड़ पाओगे। ठीक, तो चलो यहाँ जो पूछा है उसका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हमें पूछा है कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या है, तो भाई वो होगा मधुव्य। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको ही नहीं मधु का पूरा रूप याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये 19 नंबर प्रश्न है कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो देखो, नदी का तृतीय विभक्ति जो बहुवचन रूप है, अभी तो मैं बता देता हूँ, वह है नदी भी। ठीक, ये ग ऑप्शन सही है, लेकिन आप लोग इस नदी और मधु का पूरा रूप याद कर लीजिएगा, अगर आप ये 2 नंबर मिस नहीं करना चाहते हो तो। ठीक, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि पट धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। ओके, पट धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। देखो, पठ धातु लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन जो रूप होगा वो होगा पठामी। ठीक है, जैसे पठती पढ़ता पठंती होता है ना, पठती पढ़ता पठंती, ऐसे तो ये इस प्रकार ये 5 रूप होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। तो आप इसमें लिख का भी होता है, हंस का भी होता है, तो आप एक मतलब इन सब में से एक आप पठ धातु का 5 रूप, जैसे लट लकार का, लोट लकार का, लिट लकार का, लड लकार का, विधिलिंग, इस तरह 5 होता है। 5 का आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका भी, क्योंकि ये आप लोग के कई जगह काम आएगा। एक तो आप लोग का जो मतलब संस्कृत अनुवाद आप लोग करोगे उसमें भी ये काम आएगा, और उसके अलावा यहाँ भी आप लोग को 1 नंबर दिला कर जाएगा। और आगे आप लोग के मतलब 2 नंबर का आप लोग का शायद संस्कृत अनुवाद भी पूछेगा आप लोग के इस हिंदी के पेपर में। उसके अलावा संस्कृत वाले पेपर में भी हिंदी अनुवाद का प्रश्न पूछेगा, तो उसमें ये आप लोग का सहायक रहेगा। ऐसा मत समझिए कि 1 नंबर के लिए हम इतना चीज़ें याद करें, नहीं। आप लोग क्योंकि अभी 10वीं में हो तो आगे चलकर वो आपके काम आने वाला है, 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा। तो आप लोग याद करने से मत कतराइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे हमने 20 ये इम्पोर्टेंट हम लोग के बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इनको कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो या अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी यार तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी बहुत सारी वीडियोज मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप उनको भी जाकर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।